टाइप्स ऑफ अगर पॉलीमर्स की हम बात करें तो पहला होमोपॉलीमर है, यानी कि किस तरह के रिपीटिंग यूनिट्स हैं। अगर सिमिलर हैं और एक है, यानी वन ग्रुप इज़ इन्वॉल्व, वन रिपीटिंग यूनिट है, तो फिर वन एंड द सेम रिपीटिंग यूनिट, तो फिर उसको आप होमोपॉलीमर कहेंगे। इसकी सिंपल मिसाल तो हमारा पॉलीइथाइलिन ही है, जिसमें सिर्फ इथीन का मोनोमर इन्वॉल्व है। तो ये वाला जो पॉलीमर है इसको आप कहेंगे, जब ये फॉर्म करेगा पॉलीमर सिर्फ इथीन का मॉलिक्यूल लॉन्गर चेन्स में, तो वन रिपीटिंग यूनिट है, तो इसको आप होमोपॉलीमर कहेंगे। यानी कि अ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, सो दिस इज़ ओनली अ सिंगल टाइप। इसके अलावा भी इसकी मिसालें हैं, जो CH2CH और Cl, तो ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। यानी कि ये जो है ये विनाइल क्लोराइड बनता है, CH2CH और Cl। तो ये यहाँ पे अनसैचुरेशन है इनिशियली, और फिर ये अनसैचुरेशन ख़त्म होती है सैचुरेशन में, और ये हमारा रिपीटिंग यूनिट्स बनता है। तो विनाइल क्लोराइड से ये हमारा पॉलीमर जनरेट होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको PVC कहते हैं। तो ये भी वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट है, तो इसको भी आप होमोपॉलीमर कहेंगे। अब कोपॉलीमर की बात करें तो मोर देन वन मोनोमर यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे, यानी टू रिपीटिंग यूनिट्स, टू मोनोमर्स आर इन्वॉल्व। ये जो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बेकलाइड, जिसकी हमने बात की, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फिनोल है और ये एल्डिहाइड है, और ये मिलकर फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बेकलाइड फॉर्म करते हैं, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब मोर देन वन मोनोमर यूनिट्स इन्वॉल्व हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की मिसाल देखी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड के मैनी यूनिट्स ईस्टर्स फॉर्म करेंगे अल्कोहल्स के साथ, तो यहाँ पे भी आप कहेंगे कि ये मोर देन वन यूनिट्स हैं, यानी टू यूनिट्स हैं एस्टेरिफिकेशन। तो ये कोपॉलीमर्स हैं। सो व्हेन मैनी मोनोमर यूनिट्स आर इन्वॉल्व इट इज़ कॉल्ड अ टरपॉलीमर। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम अगर हम इसको यूज़ करें, इसके बाद यानी कि इथीन के मॉलिक्यूल को, इसके बाद हम इसको यूज़ करें विनाइल क्लोराइड से, विनाइल क्लोराइड को और विनाइल क्लोराइड को, और इसके बाद हम इसके साथ जो है प्रोपीन को यूज़ करें, अब अगर हम इन तीनों से सिस्टम चलाएं तो यहाँ पे ये इथीन का मॉलिक्यूल है, ये विनाइल क्लोराइड है और ये प्रोपीन है, और ये तीनों इस्तेमाल हो सकती हैं। इनको मिक्स किया जा सकता है एक रेजिन फॉर्म करने के लिए, अपनी मर्ज़ी का ख़ास किस्म का प्लास्टर या प्लास्टिक। तो फिर जो है इसको आप टरपॉलीमर कहेंगे, क्योंकि इसमें मोर देन टू यूनिट्स इन्वॉल्व हैं। इनके रिपीटिंग यूनिट्स को हम आपस में बाइंड करके ख़ास किस्म का प्लास्टिक हासिल कर सकते हैं, या ख़ास किस्म की कोई भी पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं प्लास्टिक से मिलती जुलती अपनी मर्ज़ी की, क्योंकि तीनों में ये ख़ासियत है कि ये इंडिविजुअली भी प्लास्टिक टाइप मटेरियल जनरेट करने की सलाहियत रखते हैं, यानी पॉलीमर फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये टरपॉलीमर्स हैं, और ये भी इनसे हम असल में दो ख़ास किस्म की प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स, इसलिए मैंने प्लास्टिक का लफ्ज़ बोला, और थर्मोसेटिंग। अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का मतलब ये है कि ऐसा प्लास्टिक जिसको मोल्ड किया जा सके टॉयज़ वगैरह में, वो थर्मोप्लास्टिक है,
और ऐसा प्लास्टिक जो रीसेट ना हो सके, मोल्ड ना किया जा सके, हार्ड हो थोड़ा सा, वो जो है उसको आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे। अब ये दोनों किस्म के हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक चाहिए, ख़ास किस्म के बर्तन पाइप्स बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक चाहिए, और थर्मोसेटिंग भी हार्ड किस्म का प्लास्टिक, यानी कि हमारे जहाँ ऐसे पॉइंट्स जहाँ से गर्म पानी ने गुज़रना है, हॉट वाटर सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पे ख़ास प्लास्टिक होना चाहिए जो हार्ड हो और वाइप आउट ना हो जाए, बॉयल ना हो जाए, और वार्निश वाइप आउट ना हो जाए और डिस्ट्रॉय ना हो जाए उस हॉट वाटर बेड के साथ। तो वहाँ थर्मोसेटिंग मटेरियल, थर्मोसेटिंग किस्म का प्लास्टिक रिक्वायर है, जिसको आप मोल्ड नहीं कर सकते, जो हार्ड है, जो ब्रिटल है, जो अपनी डायनामिक्स को चेंज नहीं करेगा और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कोप करने की सलाहियत रखेगा। और अगर आपने उस प्लास्टिक को फिर मोल्ड करना है टॉयज़ वगैरह में, कैंस वगैरह में, पाइप्स वगैरह में, तो फिर वो आप थर्मोप्लास्टिक। तो ये टर पॉलीमर्स से फिर ये दो किस्म की सेटिंग्स हासिल होती हैं जो आप अपनी मर्ज़ी की इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की तरफ बात जाती है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स की। पॉलीविनाइल क्लोराइड की हमने बात कर ली है। ये विनाइल क्लोराइड इसका यूनिट है, और इससे ये पॉलीविनाइल क्लोराइड ख़ास किस्म के प्लास्टिक के ये पाइप्स हैं, और ये हम यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ PVC, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाद स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन तक बात जाती है। दिस इज़ स्टायरीन। फोम्स वगैरह जो ख़ास किस्म के बनते हैं, स्टायरोफोम वगैरह, वो इस कंपाउंड से हासिल होते हैं। स्टायरीन से बात जाएगी पॉलीस्टायरीन तक। So many repeating styrene units are connected in chain to form a polystyrene, which is foam in short, जिसको हम स्टायरोफोम भी कहते हैं। काफ़ी सारे यूजेस हैं। स्टायरोफोम भी कह सकते हैं, ये स्टायरोफोम में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी दिस इज़ स्टायरोफोम, स्पेशल टाइप ऑफ फोम। इसके अलावा फूड कंटेनर्स, कॉस्मेटिक बॉटल्स वगैरह में भी ये यूज़ होता है। तो दिस इज़ स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन। तीसरा है पॉलीविनाइल एसीटेट। इसमें विनाइल एसीटेट जो है ये हमारा मोनोमर यूनिट है, और विनाइल एसीटेट जो है वो हम जानते हैं दिस इज़ विनाइल ग्रुप। दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड विनाइल ग्रुप, और इसके साथ आगे एसीटेट लगा होगा, यानी OCOO and CH3। So this is vinyl group, this is acetate group. This comes from carboxylic acid with the substitution of one proton from the system. तो इस आप विनाइल एसीटेट को जब लॉन्ग चेन्स में जोड़ दें तो जो हमारे पास पॉलीमर आएगा उसको हम कहेंगे पॉलीविनाइल एसीटेट। तो ये भी हमारे एडहेसिव्स वगैरह में यूज़ होता है, एमल्जन्स में और पेंट्स में। PVA और पॉलीविनाइल एसीटेट, this is used in adhesives, this is used in paints, varnishes। तो ये इनके यूजेस हैं। ये कुछ एक्राइलिक रेजिन्स भी हैं, इनके मोनोमर यूनिट वेरी करते हैं। नाइट्राइल्स यूज़ होते हैं। विनाइल ग्रुप वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स है इनमें, मोस्ट ऑफ देम में। तो ये जिस तरह पॉलीविनाइल एसीटेट है उन्हीं की तरह से मिलते जुलते हैं, सिर्फ फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, यानी कि रेजिन्स वगैरह ख़ास किस्म के बनेंगे इनसे। तो पेंट्स, वार्निशेस, डाइज़ और इस तरह की चीज़ें जब बनाई जाती हैं कम्यूटेटिवली तो थोड़ी बहुत वेरिएशन कर ली जाती है। तो यहाँ पे आप नाइट्राइल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विनाइल नाइट्राइल्स का। ये भी एक मोनोमर यूनिट है, और इसके अलावा इन्होंने एक्राइलिक एसिड का जिक्र किया है, तो यहाँ भी विनाइल ग्रुप इन्वॉल्व है, और साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विनाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनसैचुरेशन की बात आएगी तो विनाइल ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे अगर प्रोटॉन लिबरेट करके फ्री रेडिकल जनरेशन की बात जब आएगी, फ्री रेडिकल जनरेशन की, तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखें इस तरह से पॉलीमर की स्ट्रेंथ
और ड्यूरेबिलिटी और कनेक्टिविटी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है। पॉली ईस्टर रेजेंस की बात करेंगे तो इसमें पहले भी बताया है कि हमने बात की है अल्कोहल्स इन्वॉल्व हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन्वॉल्व हैं। तो जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलें तो लॉन्गर चेन एसिड्स बनते हैं जिनको फैटी एसिड्स कहते हैं अगर नेचर में हों तो, लिपिड फैटी एसिड्स, और ओवरऑल ये पॉली ईस्टर्स हैं। और ये भी हमारा फोम और गद्दा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, विंटर क्लॉथिंग में इस्तेमाल होती हैं, वाटर टैंक्स बनाने में भी। पॉली इमाइड रेजिन्स हैं, मोर देन वन एमाइनो ग्रुप होगा एक कंपाउंड में और एक साथ एसिड इस्तेमाल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन इन्वॉल्व हो गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल होगा। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और डाई एमाइड्स होंगे, बाकी कार्बन्स होंगी। तो ये जब आप यूज़ करेंगे इसको बना लें बेशक। दिस इज़ वन ऑफ द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें उसने 4 कार्बन्स दिखाए हैं और बाकी फंक्शनल ग्रुप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये इसका नाम है एडिपिक एसिड। तो एक इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एडिपिक एसिड के नाम से चलें। और इसको जो है वो आपने एमाइड से ट्रीट करवाना है जिसमें मोर देन वन एमाइनो ग्रुप होंगे। तो ख़ास किस्म के एमाइड से ट्रीट कराएंगे। यहाँ उसने हेक्सा मिथाइल मिथाइलिन डाई एमाइड की बात की है। तो हेक्सा मिथाइलिन डाई एमाइड, तो उसके n यूनिट्स हैं, इसके भी n यूनिट्स हैं, इसके भी n यूनिट्स हैं। तो ये भी लिख लेते हैं, CH2 6 और NH2। तो ये भी डाई एमाइड है। बेसिकली हमने पॉली एमाइड्स तक जाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के यूनिट हैं, ये रेडिकल इनिशिएशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होंगे, लीनियर लिंकेज या लिंकेज को इस्टेब्लिश करने के लिए। और एमाइनो ग्रुप जो हैं वो टेंसिलिटी और जो स्ट्रक्चर हमें चाहिए नायलॉन जैसे है, इससे बनती नायलॉन, तो नायलॉन तक बात ले जाएगी फिर। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एमाइड्स को, पॉली एमाइड्स को, पॉली या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को इस्तेमाल करके आप नायलॉन, एक ख़ास किस्म का पॉलीमर जो है, जो कि हाई स्ट्रेंथ रखता है, इलास्टिक भी है, टफ़ भी है, उसको फॉर्म कर सकते हैं। अब ये इपॉक्सी है, इपॉक्सीज़ को इस्तेमाल करें। ये ख़ास किस्म के ईथर्स हैं जिसमें कार्बन्स के साथ म्यूचुअली ऑक्सीजन होती है और बेंजीन के डेरिवेटिव्स के साथ। मैंने ये एक बाईफिनाइल यहाँ पे सिर्फ बनाया है जिसमें एक जो है वैलेंसी सब्स्टिट्यूटेड है कार्बन के साथ। तो ये जो बाईफिनाइल्स हैं या इनके साथ कोर डेरिवेटिव्स भी, सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो ये हम डिपेंड करता है, इपॉक्सीज मेन इंग्रेडिएंट है और उसके बाद फिर ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बेंजीन डेरिवेटिव, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर एक लॉन्गर चेन्स फॉर्म की जा सकती हैं, पॉलीमर अपनी मर्ज़ी का हासिल किया जा सकता है। और ये वाला पॉलीमर जो है इसको इपॉक्सी रेजिन्स कहेंगे क्योंकि इपॉक्सीज लाजमा है इसमें। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की वेरिएशन हो सकती है और ग्रुप्स की, लेकिन इपॉक्सी ग्रुप का या इस ग्रुप का, इपॉक्साइड ग्रुप का इस्तेमाल लाजमी है। वहाँ से फिर इपॉक्सी रेजिन्स बनेंगी। ये हमारे पेंट्स, वार्निशेस वगैरह में, एडहेसिव्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं।